गरीब माँ के लिए बेटी लाई एसी। जमुना दिन भर कड़ी धूप में भट्टी पर ईंट ढो रही होती है। तभी शाम ढल जाती है और सभी मजदूर घर जाने लगते हैं। मगर जमुना रात तक भरी गर्मी में भट्टी से उठ रहे भभके में ईंट बनाती है। तभी भट्टी का मालिक मनमोहन कहता है, अरे जमुना बहन, सभी मजदूर घर जा चुके हैं, तुमको घर नहीं जाना क्या? बस जा रही हूँ मालिक। ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी। वैसे 100 आने सच कहता हूँ जमुना बहन, माँ हो तो तुम जैसी। सालों से देख रहा हूँ तुम्हें, हर दिन भूखी प्यासी एक सुबह भट्टी पर आकर रात तक काम करती हो। इतना मेहनत करके तुम थकती नहीं हो? मालिक, जब आकाश में उड़ने वाले पंछी पखेरू नन्ही चोंच से तिनका तिनका बटोर कर बिना थके घोंसला बनाते हैं, फिर ऊपर वाले ने तो मुझ गरीब बुढ़िया को हाथ पैर दिए हैं। बस अब तो बिटिया का ब्याह कर दूं, फिर चाहे मिट्टी उठ जाए। जमुना ने अपनी जिंदगी में बहुत गरीबी झेली थी। उसकी बेटी गौरी बहुत छोटी थी जब जमुना के पति का स्वर्गवास हो गया। ऐसे में उस गरीब माँ ने अपना पेट काट कर गौरी की परवरिश की। गौरी अपनी माँ की कठिनाइयों को अच्छे से समझती बुझती थी। माँ, आप आ गई? अब जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ, फिर हम दोनों माँ बेटी एक ही थाली में साथ खाएंगे। गौरी बेटा, तेरे लिए एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। इसमें तेरे लिए सुंदर सी साड़ी है जो तुझ पर बहुत खिलेगी, कल यही पहनना। अगली सुबह एक बड़ी महंगी गाड़ी उस गरीब माँ के घर के आगे आकर रुकती है और कौशल्या अपने बेटे राघव के साथ उनके घर आती है। आइए आइए बहन जी, मुझ गरीब के घर में आपका स्वागत है। ये मेरी बेटी गौरी है। गौरी कौशल्या के पैर छूती है और फिर उन्हें चाय नाश्ता परोसती है। गौरी की सादगी और सुंदरता कौशल्या के मन में घर कर जाती है और वो कहती है, बहन जी, मुझे रिश्ता मंजूर है। आपकी गौरी में वो सारे गुण हैं जो मुझे अपनी बहू में चाहिए। ये सुनकर उस गरीब माँ की आंखों में खुशियों के आंसू भर आते हैं और कौशल्या के जाते जमुना अपनी बेटी गौरी को देखकर कहती है, पता है गौरी, मैं हमेशा सोचती थी कि कहीं मेरी गरीबी के कारण रिश्ते वाले मेरी बेटी को ठुकरा कर ना चले जाएं। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि मुझ गरीब के घर आंगन में बारात आएगी, मगर आज भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी बेटी का घर बस जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखते ही देखते शादी का दिन पास आ जाता है और जमुना कर्ज लेकर शादी की तैयारी करती है और एक गरीब माँ की बेटी की शादी हो जाती है। और विदाई की बेला पर जमुना हाथ जोड़कर कहती है, समधन जी, समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया अदा किन शब्दों में करूं। आपने मुझ गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर मुझ पर एहसान किया। समधन जी, आप चिंता ना करें, बहू नहीं बेटी लेकर जा रही हूँ। इसके बाद गौरी गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल चली आती है। गौरी का ससुराल बहुत ही बड़ा और आलीशान था, जहाँ कई सारे शानदार कमरे थे और बड़े से हॉल में सोफे, महंगे झूमर और कई एसी लगे हुए थे। भोला, आरती की थाली ले आना। अरे लाया मालकिन, ये लीजिए। कौशल्या अपनी बहू की आरती उतारकर गृह प्रवेश कराती है। बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जा। जी माँ जी। बेटा, बहू को कमरे में ले जा। चलो गौरी। कमरे में आने के बाद राघव फ्रेश होने बाथरूम में चला जाता है और जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो गौरी को पसीने से तर हुआ देखकर कहता है, गौरी, तुम्हें कितनी गर्मी लग रही है, एसी ऑन कर लेती। ये कहकर राघव एसी ऑन कर देता है। अगली सुबह गौरी नहा धोकर कमरे से बाहर आती है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, नौकर चाकर के रहते तू क्यों खाना बनाकर गर्मी में परेशान होगी, जा आराम कर। गौरी का ससुराल हर सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। गौरी की जिंदगी खुशियों भरी बीत रही थी। वहीं दूसरी तरफ जमुना आज भी गरीबी में दिन काट रही थी। गुजरते दिन के साथ चिलचिलाती गर्मी पड़ने लगी। ऐसे में उस मजदूर माँ के लिए भट्टी पर काम करना अंगारों पर चलने जैसा बीतने लगा। अरे जमुना बहन, बड़ी कमजोर दिखाई पड़ रही हो, सही से सोती नहीं हो क्या? मालिक, एक गरीब के लिए गर्मी का मौसम झेलना कहाँ आसान होता है। भीषण गर्मी के कारण पूरा घर गर्मी के भपके से भरा रहता है। ऐसे में क्या नींद आएगी? ऐसा कहकर गरीब माँ अपनी आंखों में भरे आंसुओं को छुपाते हुए भरी गर्मी में ईंट ढोने लगती है और भरी गर्मी में घर आकर चूल्हे पर खाना बनाती है। तभी तारा और कमला उसके घर आती हैं। अरे कैसी हो जमुना बहन? बाप रे, तुम्हारा घर तो एकदम भट्टी की तरह तप रहा है। एक एसी क्यों नहीं लगवा लेती?
तारा तू भी कैसी बातें कर रही है? अरे सारी जमा पूंजी तो इसने अपनी बेटी की शादी करने में लगा दिया और खुद इस टूटे फूटे गरीब से घर में अब गर्मी में घिसी पिटी जिंदगी जी रही है। और गौरी तो अपने अमीर ससुराल जाकर गरीब माँ को भूलकर एसी की ठंडी हवा में राज भोग रही है और ये बेचारी यहाँ गर्मी में दिन गुजार रही है। एक बार पूछने भी नहीं आई माँ जी रही है या मर गई। दोनों ऐसा कह रही होती हैं, तभी दरवाजे पर खड़ी गौरी सब कुछ सुन लेती है। गौरी बेटी तू कब आई? अपनी ससुराल की ठाठ दिखाने आई है। अच्छा जमुना हम चलते हैं। हाँ। गौरी अपनी माँ को देखने लगती है। जमुना का सारा शरीर लाल फोड़े फुंसी से भरा हुआ होता है और गर्मी के कारण जगह जगह घाव देखकर गौरी की आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ ये क्या हालत बना ली है आपने? मुझे अमीर घर में भेजकर खुद कितना कुछ सह रही हैं आप। अरे तू मेरी छोड़, मैं ठीक हूँ। तू कितने दिनों बाद अपनी माँ के घर आई है। आ बैठ, मैं चाय बनाती हूँ। ठहरो माँ, अंदर आ जाइए भैया। गौरी के इतना कहते ही एक व्यक्ति एसी का बड़ा सा बॉक्स लेकर अंदर आता है। बेटी इसमें क्या है? इसमें एसी है माँ। माफ कर देना माँ, आने में जरा सी देरी हो गई। आप सालों से मेरे लिए मौसम की मार झेल रही हैं। न बरसात देखा, न ठंड की ठिठुरन और न आग जैसी गर्मी। मगर अब बस मेरी गरीब माँ को और गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। भैया ये एसी यहाँ सेट कर दीजिए। थोड़ी ही देर में एसी सेट हो जाती है, जिसके बाद गौरी एसी ऑन कर देती है, जिससे कमरे की गर्माहट ठंडक में ढलने लगती है। माँ अब आप एसी की हवा में आराम से बैठिए। आज आपकी बेटी अपने हाथों से आपको खाना बनाकर खिलाएगी। ऐसा कहकर गौरी अपनी गरीब माँ को गर्मी से बचाने के लिए खुद चूल्हा फूंक कर खाना बनाकर उसे खिलाती है। एसी की ठंडी हवा में उस गरीब के घर में गर्मी का बुरा एहसास मिट जाता है और खाना खाने के तुरंत बाद गरीब जमुना गहरी नींद से ऊँघने लगती है। माँ आप सो जाइए, आपको नींद आ रही है। मैं जानती हूँ गर्मी के कारण आप कई रातों से सोई नहीं। एसी की ठंडी हवा में कई रात जागकर काटने के बाद वो गरीब माँ सुकून भरी नींद सोती है। गौरी सारी रात जागकर अपनी माँ के पैर दबाती है। अगली सुबह गौरी ये क्या बेटी, तू रात को मेरे पैरों के पास ही सो गई। माँ आप उठ गई। माँ देखिए एसी की ठंडी हवा में आपकी घमौरियां मिट गई हैं। अच्छा बेटी तू आराम कर, मैं काम पर जा रही हूँ। मलबे का काम चल रहा है, आज बहुत ज्यादा ईंट ढोना है। नहीं माँ, आपको उस भट्टी पर जाने की जरूरत नहीं है। माँ ये कुछ पैसे हैं, इसे आप एक राशन की दुकान खोल लो ताकि आप बैठे बैठे खाने के लिए कमा लोगी। ये मत समझना कि ये पैसे देकर मैं आपकी खुददारी को खरीद रही हूँ। आपने अपना फर्ज पूरा किया है, अब इस बेटी की बारी है। इसके बाद जमुना अपनी बेटी से पैसे लेकर घर के बाहर परचून की दुकान खोल लेती है और अपने ससुराल लौटते वक्त गौरी अपनी गरीब माँ को चूल्हे के धुएं से बचाने के लिए गैस सिलेंडर देती है। इसकी क्या जरूरत थी बेटी? अपनी गरीब माँ को गर्मी से बचाने के लिए पहले ही तूने ये महंगी एसी लाकर दी है। पता है गांव जमाना कह रहा था कि तू बदल जाएगी, मगर इस गरीब माँ का दिल जानता था कि तू नहीं बदलेगी मेरी बेटी। माँ ये बेटी अपनी गरीब माँ के उपकारों को मरते दम तक नहीं भूल सकती, तो बदलना तो बड़ी दूर की बात है। चलती हूँ माँ, आप अपना ख्याल रखना। अपने गरीब माँ के प्रति बेटी का फर्ज पूरा करके गौरी गाड़ी में बैठकर ससुराल लौट आती है। वहीं जमुना को अब गर्मी में नहीं रहना पड़ता, न उसे मुड़कर भट्टी पर भरी गर्मी में ईंट ढोना पड़ता, क्योंकि उस गरीब माँ के घर में एसी जो था। एक गरीब माँ अपने बच्चे को अपने खून से सींचकर 9 महीने गर्भ में ढोकर उसे जन्म देकर हजारों परिश्रम करके पाल पोस कर बड़ा करती, फिर क्यों आखिर में वही औलाद अपने फर्ज से पीछे हट जाती है। मेघा, अरे ओ मेघा, अरे ओ मेघा रानी, कहाँ मर गई? भाभी की आवाज सुनकर मेघा भागी भागी बाहर आती है। जी भाभी, आपने बुलाया? क्यों री कल्लो माई, कान क्या कोल्हापुर छोड़ाई है? वो भाभी मैं चोटी बना रही थी। लो जी सुन लो, यहाँ भाभिया भूख से मर रही है और हमारी काली कलूटी ननन को बाल संवारने की पड़ी है। चुपचाप जाकर चाय बना, वरना ना तेरे लंबे बाल बचेंगे ना तेरी चोटी, फिर रास्ते चलते लोगों का मसीहा नहीं बन पाएगी। ये सुनकर मेघा अपनी भाभियों के लिए चाय बनाने जाती है, तभी दूध फट जाता है। भाभी मैं चाय बना रही थी मगर दूध फट गया, आप मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं दूध ले आती हूँ। ये सुनकर घमंडी आहाना गुस्से से बौखलाकर बड़ी बेरहमी से अपनी काली ननद के बाल खींचते हुए उसे मारने लगती है। क्यों रे मेरी काली ननद, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं तो जब मन चाहा तोड़ लिया? सुबह के 7 बजे तक घोड़े बेचकर सो रही थी, अगर तूने दूध उबाल दिया होता तो दूध ना फटता।
काम डाउन अहाना। अरे ऐसे चिल्लाओगी तो बेचारी हमारी काली ननद डर जाएगी। मैं तो कहती हूँ फ्री फोकट में दूध पर पैसे खर्च करने की जरूरत ही क्या है। वैसे भी घर का काम खत्म करने के बाद ये कल्लो माई करती ही क्या है। क्यों ना हम एक गाय खरीद ले, फिर हमें दूध मक्खन पनीर पर पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तुम ठीक कह रही हो चारू। ये कहानी है मेघा की। ज्यादा उभरी हुई सुंदरता तो नहीं कह सकते, मगर मेघा मदद करने वाली मन की जितनी सुलझी और साफ दिल की थी उतनी ही घमंडी थी। उसकी तीनों भाभी अहाना, चारू और कीर्ति जो मन ही मन मेघा के लंबे बालों से चिढ़ा करती थी, साथ ही मेघा को उसके काले रंग के लिए हर दिन ताना कसती थी। मेघा की मां सुमित्रा चाह कर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि सच तो ये था कि सुमित्रा के हाथों में कुछ भी नहीं था। पति के स्वर्गवास होते ही उसकी तीनों बहुओं ने बड़ी चालाकी से घर की बागडोर उससे छीन ली थी। मेघा, मेरी बच्ची, अपनी इस लाचार माँ को माफ कर देना। मेरी आंखों के सामने तेरी तीनों भाभी तुझ पर इतना जुल्म ढाती है, मगर मैं कुछ भी नहीं कर पाती। माँ, आप क्यों माफी मांगती हो? जाने विधाता ने मेरा भाग्य कौन से कलम से लिखा है, वही जाने। गाय के आ जाने से मेघा पर दोहरी मेहनत पड़ जाती है। बेचारी ननद एक सुबह से उठकर रात ढलने तक अपनी भाभीयों के इशारे पर भूखी प्यासी रहकर नाचती रहती थी। क्यों री काली कामचोर, पिछले घंटे भर से तू बर्तन घिस रही है और वहाँ गौशाला में बंधी गाय भूख से रंभा रही है, उसे चराने ले जा। मगर कीर्ति भाभी, अभी तो बाहर कड़ी धूप और गर्मी हो रही है। आहा, क्यों रे कोयला खदान, तू क्या कही कि अप्सरा मेनका है जो धूप में जाने से तेरा गोरा रंग ढल जाएगा? चल गाय का खूंटा खोल और उसे लेकर जा। दिन भर काम करके थक कर चूर हुई मेघा गाय को चराने के लिए खेत में खूंटा गाड़ देती है और नदी में एक बछिया को डूबता देखकर भागकर उसे अपने लंबे बालों के सहारे बचाकर बाहर निकालती है। तभी उसकी नजर पानी में उभरे अपने काले चेहरे पर चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। भगवान ने मुझे लंबे घने बाल तो दिए जिससे मैं सभी की मदद करती हूँ, मगर साथ ही इस काले रंग की कुड़न भी दी है। मेरे काले रंग के कारण भाभी मुझसे कटी कटी रहती हैं। मेघा फूट फूट कर रोते हुए फूल पेड़ नदी से अपना दुख साझा करती है और शाम ढलने पर गाय को लेकर घर चली आती है। उसके मुरझाए चेहरे पर भूख की ललक सौंधे तौर पर झलक रही थी। मेघा भागकर रसोई में आती है, जहां कढ़ाई में उसका मनपसंद मूंग दाल का हलवा रखा होता है, जिसे देखकर मेघा के मुंह में पानी आ जाता है और थोड़ा सा हलवा लेकर वो खाने बैठ जाती है। अपनी काली ननद को चाव से हलवा खाते देखकर तीनों घमंडी भाभियां गुस्से से तिलमिलाकर हलवा छीनकर उसके बाल खींचने लगती है। आह भाभी, आप तीनों मेरे बाल क्यों खींच रही हैं? अब मैंने क्या कर दिया? देखो तो कैसे भोली बन रही है। ये हलवा हमने अपने लिए बनाया था, तू किससे पूछकर ये हलवा ठूसने बैठ गई? भाभी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। हमने क्या तेरी भूख का ठेका लिया है जो अपनी भूख के लिए तू हम तीनों भाभियों का हिस्सा हड़प जाए? तू ये हलवा खाएगी तो रात की बासी रोटी क्या तेरा मरा हुआ बाप खाएगा? बस कीजिए भाभी, आप तीनों पिताजी को बीच में मत लाइए। काली कलूटी, हमसे जुबान लड़ाती है, आज तुझे मजा चखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर पत्थर दिल भाभी अपनी लाचार ननद पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाती और उसके बाल खींच खींच कर बहुत मारती है। हाँ माँ, बचाओ मुझे। भाभी, मेरे बाल छोड़ दीजिए, मेरे बालों ने आपका क्या बिगाड़ा है? आज हम तीनों तुझे गंजा कर देंगी। बड़ा इतराती है ना अपने लंबे काले बालों पर। आज हम तीनों तेरे बाल काट कर छोड़ेंगी। कीर्ति, कैंची ले आ। कीर्ति जल्दी से कैंची लाकर अपनी ननद के बाल काटने ही वाली होती है कि तभी उन्हें दरवाजे पर कोई धमक सुनाई देती है और जैसे ही वो देखते हैं तो तीनों के पति दरवाजे से अंदर आ रहे होते हैं तो उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं और वो मेघा को छोड़ देते हैं। कान खोल कर सुन ले मेघा रानी, अगर तूने अपने भाइयों के सामने अपना मुंह खोला ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघा अपने आंसू पोंछकर झूठी मुस्कान के पीछे अपनी बेबसी लाचारी छुपा लेती है। क्या बात है, आज घर में इतनी शांति क्यों छाई हुई है? मेघा, तेरी आंखें इतनी लाल सी क्यों है? कुछ नहीं भैया, मेरी आंखों में कचरा चला गया था। आप तीनों भाई थक गए होंगे, चलिए आराम कर लीजिए। तीनों चंड चालाक भाभी अपने अपने कमरे में चली जाती है और सुमित्रा कहती है, बेटी, तूने अपने भाइयों को बता क्यों नहीं दिया कि तेरी भाभियां तुझ पर कितना जुल्म ढाती है? क्योंकि माँ, मैं नहीं चाहती कि मुझ अभागन के कारण मेरे भाइयों का घर टूटे। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, मगर मेघा के लंबे बालों से अक्सर तीनों भाभियां जला करती थी और किसी न किसी बहाने से बेचारी मेघा के सीधेपन और बेबसी का फायदा उठाकर उस पर अत्याचार किया करते थे। और एक दिन, अहाना, चारू, अब ये छोटी मोटी चाल से बात नहीं बनेगी। हमारी ननद अब शादी के लायक हो चुकी है।
ये तो हम तीनों भाभी जानती ही हैं कि हमारी काली कलूटी ननद हमारे पति की जान है, इसलिए कल को हमारे पति इसकी शादी में बड़ा खर्चा करेंगे। क्यों ना हम इस रास्ते के कांटे को ही हटा दे। मगर कैसे? इस पर कीर्ति अहाना और चारू के कान में फुसफुसाती है और सभी मेघा के पास आते हैं। मेघा, हमारी प्यारी ननद, अपनी भाभीियों को माफ कर दो। तुम बहुत अच्छी हो, हम ये समझ ही नहीं पाए। अब हम ननद भाभी साथ मिलकर रहेंगे। मैं जानती थी भाभी, एक न एक दिन मेरी भाभी मुझ बदनसीब को जरूर अपनाएंगी। अरे रिश्ते सही हो गए हैं, क्यों ना हम ननद भाभी भगवान के घर से नई शुरुआत करें। भोली भाली ननद अपनी भाभी के मंसूबों को भाप नहीं पाती और उनके साथ हरिद्वार दर्शन करने चली जाती है और साथ ही भाभीियों के साथ नदी में नहाने उतरती है। तभी उसकी तीनों भाभियां उसे जोर से धक्का देने ही वाली होती है, मगर मेघा साइड हो जाती है और नदी की तेज लहर उन तीनों भाभियों को बहाकर आगे ले जाती है। बचाओ, 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 हमें बचाओ। हे भगवान, ये क्या हो गया? भाभी, अब घबराओ मत, मैं आती हूँ। ये कहकर मेघा पानी में खड़ी हो जाती है और अपने लंबे बालों की चोटी अपनी भाभियों को बचाने के लिए बढ़ा देती है। भाभी, मेरी चोटी पकड़ लो। कीर्ति मेघा की लंबी घनी चोटी पकड़ लेती है और आत्मविश्वास से भरी ननद अपनी तीनों भाभियों को बाल के सहारे खींचकर पानी से बाहर ले आती है। घाट पर मौजूद श्रद्धालु ये देखकर मेघा के हौसले की दाद देते हैं। इसी के साथ तीनों भाभियों की आंखों के सामने अपनी सारी गलतियां झांकने लगती है, जिसे सोचकर उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो अपनी गलतियां मानकर कहती हैं, हमें माफ कर दो मेघा। सच तो ये है कि हम तुम्हारी जान लेने के लिए यहाँ आए थे, शायद इसीलिए हमारी चाल हम पर ही भारी पड़ गई। हमने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। तुम्हें हर दिन अपने इशारों पर नचाया, भूखे प्यासे रखा, नौकरों की तरह काम करवाया, और तुम फिर भी हम पर जान न्यौछावर करती रही। भाभी, जो बीत गया उसे भुला दीजिए। आप तीनों मेरी भाभियां हैं और हमेशा रहेंगी। ये सुनकर गोरी भाभियों का घमंड चूर चूर हो जाता है और वो खुशियों से भरकर अपनी काली ननद को गले से लगा लेती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। वहीं मेघा अक्सर अपने लंबे बालों से परेशानी में पड़े लोगों की मदद करती है